दिवाली की रात पूरा गांव रोशनी में डूबा हुआ था। हर घर और दरवाजे पर दिए जल रहे थे। गांव की रिवायत के मुताबिक लोग मंदिरों और कुएं पर दिए लगाने के लिए जा रहे थे। लतीका जो शहर से अपनी दादी के पास आई थी, वो भी अपनी सहेलियों के साथ दिए लगाने मंदिर जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक वीरान झोंपड़ी पर पड़ी, जहां दिवाली की रात भी अंधेरा था। अपनी सहेलियों को बताए बगैर लतीका एक दिया इस झोपड़ी पर भी रख आई। लतीका ने जैसे ही दिया रखा, तेज हवा के झोंके से वो बुझ गया। लतीका की सहेली की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो फौरन लतीका का हाथ पकड़कर उसे उस झोंपड़ी से दूर ले आई। अपनी सहेली का ये बर्ताव लतीका को अजीब लगा। क्या हुआ? इस तरह जोर से क्यों पकड़कर मुझे वहां से दूर ले आई हो? दिया बुझ गया है, उसे लगा लेने दो। जिंदा रहोगी तो और दिए लगा लेना। फिलहाल यहां से जल्दी चलो। अपनी सहेली की बात लतीका को कुछ समझ नहीं आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो हामिला है। अचानक तेज हवा आई और उस औरत के चेहरे से घूंघट हट गया। लतीका के देखते ही देखते वो औरत एक ढांचे में बदल गई। सब देखकर लतीका जोर से चीखकर बेहोश हो गई। लतीका की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतीका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थी। बेटा, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया था तुझे? दादी, वो झोंपड़ी। लतीका कुछ और कह पाती, उससे पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबा दिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है, इसी वजह से कमजोरी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ दिन गांव में रहेगी तो खुद ही तंदुरुस्त हो जाएगी। लतीका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी सही कह रही है। बेटा, तो मैं आज से ही इसका दोगुना ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कहकर दादी वहां से चली गई। दादी के जाते ही लतीका हैरानी से अपनी सहेली की तरफ देख रही थी। मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस इतना पता है कि कोई भी इस झोंपड़ी के पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है, मगर क्यों? कोई तो वजह होगी। गांव के लोग एक कहानी सुनाते हैं, वही मुझे पता है। कहानी? कैसी कहानी? आज़ादी से पहले का गांव, बहुत साल पुरानी बात है। तब शायद मुल्क भी आज़ाद नहीं हुआ था। गांव में जमींदारों की हुकूमत हुआ करती थी। गांव के किसान की बेटी फूलमती बिल्कुल फूलों की तरह खूबसूरत थी। गांव के जमींदार के बेटे की नज़र उस पर पड़ी तो वो अपना दिल हार बैठा। मगर कहाँ एक किसान की बेटी और कहाँ जमींदार। पुराने ज़माने में तो ज़ात पात और भी ज़्यादा थी। ठाकर साहब, आपका और हमारा कोई मेल नहीं है, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे फूलमती, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जमींदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फूलमती उन पर भरोसा करने लगी। दोनों अपनी हद से आगे बढ़ गए। नतीजा फूलमती का हमला होना। फूलमती, तुम ये किसी और का पाप हम पर नहीं डाल सकती हो। हम सच कह रहे हैं जमींदार साहब, ये आपका ही खून है। जमींदार उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए पंचायत में ले गया। सरपंच जी, देखो क्या जमाना आ गया है। लड़कियां बन ब्याही मां बनने वाली हैं और अपनी नाजायज औलाद को मेरे सर थोप रही हैं। झूठ बोलने से पहले भगवान से डरो जमींदार, ये तुम्हारी ही औलाद है। फूलमती की बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जमींदार के कहने पर फूलमती को गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। फूलमती रोते हुए इस झोंपड़ी में रहने लगी। कई बार उसने सोचा कि मर जाऊं, मगर अपनी होने वाली औलाद का ख्याल करके उसने मरने का इरादा छोड़ दिया। फूलमती को अकेला पाकर कई लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते, मगर फूलमती सबको मन तोड़ जवाब दे देती।
गुजरता रहा। अकेले अकेले रहकर फूलमती ने आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही बातें करना शुरू कर दी। कभी खुद सजती सुनवरती खुश होती तो कभी एक बेवा की तरह पूरा संहार उतार कर मातम मनाती। उसकी हरकतों से गांव वाले डरने लगे थे। उन लोगों के लिए वो जिंदा भूत बन गई थी। कोई भी उसके आसपास नहीं आता था। लोग उसका नाम तक भूल गए थे। सब उसे कलकशनी कलता के नाम से ही बुलाते थे, मगर सिर्फ वो जानती थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे प्यार में धोखा मिला है। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी। गांव में पूरा अंधेरा हो गया था। सभी लोग घरों में दिए की रोशनी में बैठे थे। फूलमती जिंदगी के दर्द से तड़पने लगी। पूरे घर में अंधेरा था। उसकी चीखें सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी। किसी की मदद के बगैर फूलमती ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे की खातिर फूलमती सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी। जब वही नहीं रहा तो उसी रात फूलमती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लोगों ने फूलमती और उसके बच्चे का आखिरी संस्कार करना चाहा, मगर जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल होने लगे, दरवाजे पर ही एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। लोगों की कोशिशों के बावजूद भी सांप ने किसी को भी झोंपड़ी में दाखिल नहीं होने दिया। लोगों ने कुछ वक्त तक कोशिश की, मगर जब सांप ने आखिरी संस्कार नहीं करने दिया तो लोगों ने उस झोंपड़ी की तरफ झांकना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिनों तक एक सफ़ेद साड़ी जिससे फूलमती ने खुदकुशी की थी इस झोंपड़ी में लटकती रही। पहले वो सफ़ेद साड़ी लोगों को फूलमती के होने का एहसास दिलाती थी, मगर कुछ दिनों के बाद सच में लोगों को फूलमती की रूह नजर आने लगी। वो कभी छोटे बच्चे को गोद में लिए होती तो कभी हामिला औरत के रूप में। फूलमती को मरे हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि जमींदार की हवेली में एक रात जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगे। गांव के कुछ लोग फौरन हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक तरफ जमींदार और उसका खानदान एक कोने में खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ती हुई फूलमती की रूह थी।